वेलकम स्टूडेंट टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रायंगल क्लास 10th मैथमेटिक्स। और यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एनसीईआरटी में आपका 5th या 6th चैप्टर है, मैंने नहीं नोटिस किया उसको, पर यहाँ पे हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ट्रायंगल के बारे में हम क्लास 9th में ही पढ़े थे, आपको अगर याद हो। क्लास 9th में भी आपका ट्रायंगल 7th या 8th चैप्टर था, वहाँ पर ट्रायंगल के बारे में पढ़ा गया था और यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। तो क्या सेम चीज़ होगा या क्या डिफरेंस होगा, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पहले इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये लेक्चर इसका फर्स्ट पार्ट है, तो उसके बारे में क्या क्या नॉलेज हमको चाहिए उसके बारे में। तो देखिए, आपका क्लास 10th का जो ट्रायंगल है वो रियल में ट्रायंगल नहीं है, वो है सिमिलरिटी इन ट्रायंगल। क्या है? सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी को पढ़ना है हमको, ठीक है। इस सिमिलरिटी क्या होता है, इसको हम लोग धीरे धीरे इसका मतलब समझेंगे कि सिमिलरिटी है क्या। अब इस चैप्टर को, ये ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल आप मान रहे हैं इस चैप्टर को तो ट्रायंगल है सही। तो ट्रायंगल को हम लोग बांटे हुए हैं 3 पार्ट्स में। मेरा लेक्चर जो आएगा इस पर 3 पार्ट्स में आएगा। पहला जो आएगा वो यही है बेसिक्स, जिसमें हम समझेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, और प्लस सिमिलरिटी का कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट क्या है सिमिलरिटी का। दूसरा एक छोटा सा लेक्चर आएगा जिसमें हम साइड को और एरिया को रिलेट करेंगे। ठीक है, साइड एंड एरिया को रिलेट करेंगे, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एरिया। और फाइनली थर्ड लेक्चर जो आएगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा हम लोग के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम 7th से पढ़ रहे हैं, उसके प्रूफ के बारे में और उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में। तो वो चीज़ आएगा किस पे? पाइथागोरस थ्योरम पे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इतना चीज़ हम लोग को ये 3 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि सिमिलरिटी है क्या, और इसमें ट्रायंगल के बेसिक के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा ज्योमेट्री में फिगर है जिसके बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ते रहते हैं कि आखिर ट्रायंगल है क्या। तो नाम से ही पता चल रहा है, एक फिगर जिसमें 3 एंगल हो। 3 एंगल हो मतलब 3 साइड भी जाता है और 3 वर्टेक्स भी, ये सब आप जानते ही हैं। तो इसको सिंपल बोल सकते हैं कि एक फिगर है या एक क्लोज्ड फिगर है जिसके पास क्या क्या खासियत है, इसको डिफाइन करेंगे। 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है और 3 वर्टेक्स है। और ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग जो सिमिलरिटी पढ़ने वाले हैं तो ट्रायंगल का पढ़ेंगे, उससे पहले सिमिलरिटी का बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं और ट्रायंगल का। 3 साइड्स, 3 एंगल एंड 3 वर्टिसेस। ठीक, अब इससे पहले भी ऐसा नहीं, ये पहली बार हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल के बारे में पढ़े हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ठीक है, उसके एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हैं कि कोई ट्रायंगल हो और उसमें एक बाहर एंगल बना दिया जाए तो ये वाला बाहर एंगल इसके और इसके सम के बराबर होता है। नहीं याद है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, उससे ज़्यादा रिलेशन हम लोग को यहाँ करना नहीं है। ठीक है, और आपको जितना अच्छा रहे, आपको पीछे वाला याद आ जाए तो उतना अच्छा है। उसके बाद उससे रिलेटेड एक इनइक्वलिटी पढ़े थे कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, या डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड इज स्मॉलर देन थर्ड साइड। तो इसके बारे में पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में, जैसे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़े थे। तो आप अगर 9th में पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको कंसेप्ट पढ़ाया होगा कि पहले कॉन्ग्रुएंस है क्या उसको समझिए। वैसे ही अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये सिमिलरिटी है क्या। तो देखिए, सिमिलरिटी एक ऐसा वर्ड है जिसको हम डेली लाइफ में बहुत बार इनकाउंटर करते हैं कि देखो ये उसी के जैसा है, सिमिलर है। आप अपने भाई को भी देख के बोल सकते हैं, ठीक है, और कोई बाहर में है तो उसको देख के बोलते हैं मजाक में, ये देख देख तेरे जैसा लग रहा है। ठीक है, तो सिमिलर वही है कहना, ठीक है, एक जैसा लगना। एक जैसा, अगर आप 2 बच्चे का बात करें तो उसके फिगर, उसका लुक, उसका फिजिक्स के बारे में बात करें, फिजिक्स नहीं बोला, फिजिक्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे ज्योमेट्री है। ठीक है, उसी तरह से आप अगर मान लीजिए कि 2 फोटोग्राफ के बारे में बात करें, 2 फोटोग्राफ 2 बच्चे का है और दोनों अलग अलग है, एक छोटा में है एक बड़ा में। छोटा और बड़ा कहने का मतलब उसका साइज, बच्चे का साइज नहीं, फोटो का। फिर भी आप क्या बोलेंगे, अरे ये दोनों तो एक जैसा लग रहा है। ठीक है, पर यही चीज़ अगर एक बच्चा, एक आदमी है, उसके बचपन का फोटो है और एक बड़ा का फोटो है, तो आप इस दोनों को पहचान नहीं पाएंगे, तो बोलेंगे ये सिमिलर नहीं है। ये तो हुआ डेली लाइफ का। हम लोग ट्रायंगल में कैसे समझेंगे कोई चीज़ सिमिलर है या नहीं। तो देखिए, ट्रायंगल में सिमिलर के लिए हम लोग कैसे पहचान देंगे, तो उसमें आपको अगर एक जैसा दिखेगा वो तो आप पहचान देंगे। ठीक है, सिमिलरिटी किस पे डिपेंड करता है, लुक पे। ठीक, यानी कहने का मतलब मैं यहाँ सर्कल बना रहा हूँ और एक और सर्कल बना रहा हूँ, क्या बोलूँगा, ये दोनों सिमिलर है, यस दे आर सिमिलर। ठीक है, क्यों सिमिलर है, क्योंकि एक जैसे ये दिख रहे हैं, इनका शेप एक जैसा लग रहा है। तो अगर सिमिलरिटी, अगर हम लोग बात ध्यान देते हैं ना, तो अगर बेसिक नॉलेज में समझे कि सिमिलरिटी क्या है ज्योमेट्री में, तो सिमिलरिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिंपल में, एक बेसिक आइडिया लेने के लिए सिमिलरिटी का, कि फिगर्स हैविंग सेम शेप, फिगर्स जिसके पास सेम शेप रहेगा वो सिमिलर कहला सकते हैं। ऐसा नहीं कि होंगे ही, कहला सकते हैं। फिगर्स हैविंग सेम शेप, तो क्या सेम शेप हो तो वो कॉन्ग्रुएंस भी कहलाते थे? नहीं, कॉन्ग्रुएंस मैं जानबूझ के जोड़ रहा हूँ कॉन्ग्रुएंस से, जिससे कि आप कॉन्ग्रुएंस पढ़े हुए हैं तो उसे रिलेट कर पाएँ। ठीक है, उसमें भी जैसे क्राइटेरिया वगैरह था, इसमें भी है। तो फिगर्स हैविंग सेम शेप, लेकिन कॉन्ग्रुएंस में आपको याद हो तो सेम शेप भी होना चाहिए और सेम साइज भी होना चाहिए, और उसके आधार पे हम लोग कुछ क्राइटेरिया बनाए थे। ठीक है, कुछ मेथड बनाए थे कॉन्ग्रुएंट करने का, जिसमें SAS, SSS, RHS, ठीक है, ASA, AAS 5 पढ़े थे।
ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरह का क्राइटेरिया हम लोग बनाएंगे। खैर इसी लेक्चर में हम लोग सब बातें करेंगे। तो यहाँ सिमिलरिटी का आपको एक बेसिक नॉलेज हो गया। उसी तरह से मान लीजिए एक हमारे पास ये ट्रायंगल है और एक और छोटा ट्रायंगल है, या एक और बड़ा ट्रायंगल है, तो क्या बोल सकते हैं ये तीनों सिमिलर है? तो हाँ, शायद सिमिलर है, क्योंकि एक जैसा शेप है। लेकिन यही एक ट्रायंगल हो जाए और ये सर्कल हो जाए, तो क्या ये दोनों सिमिलर है? नहीं, ये दोनों सिमिलर है नहीं। तो देखिए, दो फिगर को सिमिलर करने के लिए एक और चीज, उसी तरह से आगे भी बढ़ सकते हैं क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, पेंटागन में, या किसी पॉलीगॉन में, किसी फिगर में। आप लोगों को पता है ज्योमेट्री में हम लोग पॉलीगॉन के रूप में किसी फिगर को पढ़ते हैं। पॉलीगॉन नाम से पता चला है, पॉली मीन्स मैनी, गॉन मतलब साइड, मतलब ऐसा फिगर जिसका बहुत सारा साइड हो। बहुत सारा कहने का मतलब 3 से ज़्यादा साइड हो, 3 या 3 से ज़्यादा। पॉलीगॉन क्या होता है? तो क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर तो आप समझते हैं जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको पता नहीं चल सके। जैसे ये फिगर है, इसमें आप स्टार्ट कहाँ से किए थे, खत्म कहाँ से किए थे, ये आप बता नहीं सकते, दोनों एक ही जगह रहता है। तो वैसे को बोलते हैं पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन है क्या? क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 और मोर साइड। तो हम लोग जनरली अगर बात करेंगे सिमिलरिटी का, तो वो बात करेंगे किसी पॉलीगॉन पे। तो किसी पॉलीगॉन में पहला चीज़ क्या होना चाहिए? पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है सिमिलर होने के लिए, ठीक है, कि उनका सेम शेप होना चाहिए, पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक। जैसे कि आप कॉन्ग्रुएंस याद कीजिए, वहाँ सेम शेप भी होना चाहिए और सेम साइज भी। जैसे दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट थे कब? जब उनका सेम शेप था और उनका रेडियस, साइज करने का मतलब वहाँ रेडियस सेम था, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक और चीज़ कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी को रिलेट करते हुए, क्या चीज़ कि जितने फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका तो सेम शेप और साइज दोनों होता है, मतलब वो सब क्या होंगे? सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? नहीं। यही दो एग्जांपल देख लीजिए, या यही 3 एग्जांपल देख लीजिए, इस दोनों में आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों क्या सेम शेप है, इसलिए कह सकते हैं शायद ये सिमिलर है। लेकिन क्या ये बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों का रेडियस भी इक्वल होना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज़, कि सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर, जितने कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब जिसका शेप और साइज सेम होता है, तो सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आर सिमिलर, वो सिमिलर होते हैं, ठीक। लेकिन जितने सारे अगर सिमिलर फिगर का बात करेंगे तो वो सब कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये चीज़ हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में डिफरेंस। ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट या नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये चीज़ हम लोग समझे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा रिलेशनशिप क्या होता है, नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। अब चलिए हम लोग एक डिफिनीशन पे, एक कैजुअल डिफिनीशन पे, एक डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं, मैथमेटिकल डिफिनीशन पे, कि सिमिलरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, कि आखिर सिमिलरिटी है क्या। अभी तो एक जनरल बेसिक्स आइडिया लिए कि सिमिलरिटी वैसे फिगर्स होंगे अगर दो फिगर्स है जिनका सेम शेप हो, ठीक है, या दो से ज़्यादा फिगर हो सकते हैं जिनका शेप हो, तो वो सिमिलरिटी है। पर ऐसा तो नहीं है, ठीक है। थोड़ा और हम लोग बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। तो इसके लिए आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि सेम जब शेप है, चूंकि हम अभी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल के कंडीशन में या किसी भी पॉलीगॉन के केस में, तो पहला चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा कि एंगल, उनका एंगल इक्वल है कि नहीं, ठीक है। ये सब तो होंगे ही। अब जैसे ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है, तो दोनों क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या चेक करना पड़ेगा? एंगल है इक्वल क्या, ठीक है। अगर एंगल इक्वल होता है तो उस केस में क्या होगा? तो वो कन्वर्जेंट हो सकते हैं। और दूसरा कंडीशन है कि उनका साइड, ठीक है, उनका साइड जो है, यहाँ पे साइड इक्वल होने का बात नहीं है, जैसे ये और ये, यहाँ साइड इक्वल नहीं है पर ये सिमिलर हो सकता है। तो वो कैसे? तो आपको ये चीज़ आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये हो सकता है इसका 2 गुना हो, 3 गुना हो। मतलब रेशियो जो है ना, रेशियो क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फ्रैक्शन, एक कंपेरिजन है रेशियो, ठीक है। आपके पास 1 रुपया है, आपके भाई के पास 4 रुपया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आपका रुपया आपके भाई का रुपया 1:4 है। यानी आपके पास 1 रुपया है तो आपके भाई के पास 4 रुपया है। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि आपके भाई के पास 4 गुना रुपया है। अब जरूरी नहीं कि आपके पास हमेशा 1 ही रुपया रहे, आपके पास 2 रुपया अगर आएगा तो इसके पास कितना आएगा? 8 रुपीज़। तो ये भी एक रेशियो ही है। तो ये रेशियो जो है ये क्या देता है? एक कंपेरिजन, ठीक है, एक कंपेरिजन देता है। तो आपको दोनों चीज़ देखना पड़ेगा। जैसे सिमिलरिटी में था कि सेम साइज होना चाहिए, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल होना चाहिए। सिमिलरिटी में वैसा है नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर हम लोग सिमिलरिटी का डिफिनीशन देखने चलेंगे, तो सिमिलरिटी एक प्रॉपर्टी है, एक प्रोसेस है जिसमें हम दो फिगर को सिमिलर प्रूव करते हैं। और इसमें होगा कब? तो दो पॉलीगॉन, ठीक है, ट्रायंगल का भी बात करेंगे, दो पॉलीगॉन जिनके पास सेम साइड हो, दो पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड। ओके, अब द सेम नहीं लिखना है आपको, तो लिख लीजिए यहाँ इसकी जगह हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड, ऑफ द को हटा के आप क्या लिख सकते हैं? हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, वो होंगे सिमिलर कब? दो कंडीशन पे, ठीक है। इसमें शेप साइज था, यहाँ शेप साइज नहीं, पहला कंडीशन है कि देयर एंगल्स आर इक्वल, और क्या वाले? कोरस्पॉन्डिंग एंगल,
वो तो उसमें भी थोड़ा मोड़ा था अब, ठीक है। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी मैं साइज के इक्वल का बात नहीं कर रहा हूँ, लेंथ का नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बात कर रहा हूँ। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो, पहला कंडीशन ये। और दूसरा चीज़ कि उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो इक्वल नहीं होना चाहिए, उनका रेशियो जो है वो फिक्स होना चाहिए। दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये ट्रायंगल के लिए भी है। अगर हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में तो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आर सेड टू बी सिमिलर व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैव आर इन द प्रोपोर्शन। या ऐसे बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, या प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन दो रेशियो का ही इक्वलिटी का बात करते हैं। अब आपके मन में अगर थोड़ा सा बात है कि आखिर ये सिमिलरिटी का यूज क्या करने वाले हैं, क्या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त में करने वाले, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका और आगे जस्ट इसी के प्रॉपर्टी को थोड़ा बढ़ाते हुए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। आपको मैं अगर बोलूँ, आपके बुक में भी एग्जाम्पल देगा कि माउंट एवरेस्ट का हाइट कैसे नापा गया होगा, क्या लग रहा है आपको कि मेजरिंग टेप से? नहीं पॉसिबल है। 8,448 ऐसा कुछ इसका हाइट है, और वो 8,000 फीट का या उतना ऊंचा, तो आपके पास मेजरिंग टेप नहीं हो सकता है उतना लंबा, तो कैसे मेजर किया होगा? सिमिलरिटी के कंसेप्ट से। इस तरह के ट्रायंगल से यहाँ एक ट्रायंगल बना सकता है। आप उसको डिटेल में नहीं जाना है कि इसको कैसे मेजर किया होगा, पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, आप पेपर पे इतना ही बड़ा एक ट्रायंगल बना लिया होगा। ये मान लीजिए कि हमारा माउंटेन है, तो उस माउंटेन के हिसाब से इतना हाइट बनाते हुए एक राइट ट्रायंगल, उतना ही उसी के सिमिलर एक राइट ट्रायंगल यहाँ भी बना दिया होगा। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लीजिए बेस का पता कर लिया होगा, और उतना ही मल्टीपल्स टाइम ये है। ओके, आपको दिक्कत हो सकता है इस एग्जांपल को अभी समझने में, क्योंकि आप सिमिलरिटी को अच्छे से अभी समझे नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ डेफिनेशन समझे। तो यहाँ पे यूज है जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है या बड़े बड़े मोनूमेंट्स है, माउंटेन्स है, उसकी हाइट को मेजर करने में इसका यूज होता है, ठीक है। और भी आप जब भी आप फोटोग्राफ खिंचवाते हैं, ठीक है, तो वैसे मोबाइल पे ही, फिर भी जब फोटोग्राफ का काम होता है, अभी भी ऐसा जमाना है जहाँ पे फोटोग्राफ, चाहे वो स्टैम्प साइज, पासपोर्ट साइज या पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ खिंचाया जाता है। उस कंडीशन में भी आप देखेंगे तो खास के पहले ज़माने में एक रील होता था, और उस रील में वो रील कुछ मिलीमीटर का होता था, 45 मिलीमीटर, 55 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, ऐसा। और उसी में आपका पूरा फोटो कैप्चर रहता था। उसी को जूम, ऐसे आप देख समझ सकते हैं कि जैसे फिगर रहता है ना आपके पास, उसको जूम करके आप बड़ा करके देखते हैं ना, उसी तरह से वो एक छोटा सा एक पिक्सल के रूप में, छोटा पिक्सल नहीं आप छोड़िए, छोटा सा रील के एक पार्ट में आपके फिगर को, आपके फोटो को रखता था, और बाद में उसी को बड़ा करके आपको देता था। चाहे पासपोर्ट साइज चाहिए तो पासपोर्ट साइज में, ठीक है, जो कि छोटा रहता है। स्टाम्प साइज चाहिए तो स्टाम्प से भी छोटा, और या बड़ा चाहिए तो बड़ा साइज में, फुल साइज में, तो ऐसे देता था। तो हर जगह सिमिलरिटी का यूज है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में बात करते हैं। एक और चीज़, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, इसको नाम भी देते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं बता देता हूँ। इसको नाम क्या देते हैं? तो इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको कभी कभी हम लोग बोल देते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो इसमें मैं बता रहा हूँ। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है ना, इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन क्यों समझे? अभी देखिए, अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड का अभी भी मतलब नहीं पता चला है, मतलब मैं अभी समझाता हूँ। मान लीजिए ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी, और इसको मैं देता हूँ डी ई एफ। तो अगर इस दोनों को सिमिलर होना है, सिमिलर का जो फॉर्मूला है वो इस तरह, जो सिंबल है वो इस तरह से है। ट्रायंगल ए बी सी को अगर सिमिलर लिखना है, कन्ग्रुएंट में क्या होता था याद है आपको? ऐसे ऐसे इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल रहते था, उसके ऊपर में ऐसे, इसमें सीधा ये, क्योंकि इक्वल नहीं होने वाला, सिमिलर होने वाला, तो सिमिलरिटी का ऐसा साइन है। तो ट्रायंगल ए बी सी अगर सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो इसको दो चीज़ पुराना पड़ेगा। क्या क्या चीज़? अब पॉलीगॉन का बात कर रहे थे इसलिए ये नहीं रहे, पर चलिए अभी आपको समझाने के लिए मैं इसको बता देता हूँ। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि ए को डी के इक्वल होना पड़ेगा, बी को ई के इक्वल होना पड़ेगा, सी को एफ के इक्वल। अब जरूरी नहीं है कि ए डी के ही इक्वल होगा, ए ई के भी इक्वल हो सकता है, बी एफ के भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि किसका वर्टेक्स कहाँ पे जा रहा है, ठीक। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कॉन्ग्रुएंस में। आपको अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसका 6 केस से राइज होता है कि ए डी पे जा सकता है, बी ई पे आ सकता है, सी एफ पे, उसी तरह से ए अगर ई पे आए, ठीक है, बी एफ या डी पे जाए, तो ऐसा 6 केस होता है। आपको अगर डिटेल में देखना है तो मैं आपको टाइमिंग के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कॉन्ग्रुएंस का, वहाँ से जाके देख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में थोड़ा ही डिफरेंस है, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। तो उस कंडीशन में पहला चीज़ क्या करना पड़ेगा कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल, क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना है। एंगल ए एंगल डी के इक्वल, ये 60 तो ये भी 60। एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल, ये अगर 40 तो ये भी 40, ठीक। और ये अगर इसके इक्वल, यानी एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, यानी ये एस सी तो ये भी एस सी, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये पूछना है। दूसरा चीज़ क्या पूछना है कि उनका रेशियो जो साइड है उनका रेशियो वो नहीं, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो नहीं, ए बी डी ई के इक्वल होना जरूरी नहीं है, वो कॉन्ग्रुएंस में था। यहाँ पे क्या जरूरी है कि ए बी और डी ई का रेशियो
ठीक है। मान लीजिए 8 था और ये मान लीजिए 2 था, ये 8 था, ठीक। अच्छा उल्टा लग रहा है, तो इसको 2 मान लीजिए, इसको 8, डी बड़ा लग रहा है, तो डी 8 है और ये 2 है, तो इस कंडीशन में 2/8 जो है सिंपल में 1/4 आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये 1 था और ये 4 था, तो उस कंडीशन में इसका और इसका रेशियो 1/4 ही आएगा फिर भी, ठीक। वैसे लग नहीं रहा है, फिर भी मान लीजिए कि ये 3 था और ये 12 था, तो फिर भी 3/12 कितना होगा 1/4। तो यही मतलब है कि उनका जो साइड है उनका रेशियो फिक्स होने वाला है। तो ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। और ऑफ कोर्स कॉन्ग्रुएंसी की तरह ही, कॉन्ग्रुएंस की तरह ही यहाँ पे जो आप ये लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंस रखता है ये लिखना। आप ऐसे ही मैं जैसे बोला हूँ कि 6 कैसे राइज होता है, आप ए बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं बी ए सी, ठीक है। आप उसी तरह से बी ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं सी ए बी, ठीक। इस सबसे इफेक्ट पड़ता है, अगर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं तो इसकी अपना एक खास मीनिंग रखता है कि ए डी के इक्वल है, तो हाँ ए डी के इक्वल है, बी सेकंड वाला इसका भी सेकंड वाला यानी बी ई के इक्वल है, हाँ इक्वल है, सी थर्ड वाला एफ थर्ड वाला दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है। उसके बाद ए बी बाई डी ई, तो ए बी बाई डी ई, अगर यही डी ई छोड़ दीजिए, आप डी ई एफ नहीं रखे, एफ डी एफ ई रहता तो क्या होता, यहाँ रहता ए बी पर, यहाँ रहता डी एफ, ए बी तो डी एफ के साथ है ही नहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सीक्वेंस है वो अरेंज करके लिखना, ठीक है, एक इंपॉर्टेंस रखता है जिसको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे भी। पर उम्मीद है आप कॉन्ग्रुएंस में ये सब बढ़िया से अपना टाइट करके आया हूँ, नहीं आए हैं तो मैं बोल दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सिमिलरिटी की तरफ। चलिए इसी चीज़ को हम रिवाइज करके अभी लिख सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स कब कहलाएंगे सिमिलर, तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे अगर इफ़ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, इफ़ पहला देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इस चीज़ को हम लोग एक नाम दे देते हैं, आपको याद होगा, ठीक है, कि दो फिगर अगर सबके एंगल इक्वल है तो इसको रेगुलर पॉलीगॉन आता था, रेगुलर पॉलीगॉन बोलते थे। और यहाँ पे भी एक नाम देंगे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल इक्वल है, ठीक है, एंगल इक्वल है, तो इसी दोनों से शब्द मिलाइए, ठीक है, तो एंगल इक्वल इक्वी एंगुलर, ठीक है, अच्छा नाम रहेगा ना, तो हम इसको बोलते हैं इक्वी एंगुलर। और ये एक ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल जिसके एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। तो पहला चीज़ ये होना चाहिए कि ट्रायंगल कैसा होना चाहिए इक्वी एंगुलर। तो हमको अगर पूछे कि ट्रायंगल के सिमिलरिटी का डिफिनीशन दीजिए, तो बोलेंगे दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल जिनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फिक्स हो, ठीक है, या इक्वल हो, तो वही कहलाते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको ये लाइन लिखने का दिक्कत हट जाएगा और हम डायरेक्ट लिख देंगे टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल या सेम। दूसरा चीज़ क्या दे देंगे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा जैसे मैंने बताया था ए बी बाई डी ई ऐसे करके, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है थेल्स साहब का, ठीक है। थेल्स जो थे वो बहुत काम किए हैं, आपको अगर पता हो ये बहुत पहले के मैथमेटिशियन सब थे, बीसी के ही 640 बीसी से 546 बीसी उस टाइम के। और इसके बारे में मैंने बताया हुआ है यूक्लिड के ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से कि थेल्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, यहाँ तक कि पाइथागोरस थ्योरम भी जो आप जानते हैं, ठीक है, उसमें इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। राइट एंगल को सामने लाना उसमें भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। तो खैर अभी हम लोग इनका एक थ्योरम पढ़ेंगे, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है इन्होंने, और उसी से के मदद से एक थ्योरम निकाला गया है जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, जो कि इसी चीज़ को डिपिक्ट करता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड को। तो चलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं, जो कि काम किसका है थेल्स का, ठीक है, सर थेल्स का। तो चलिए पढ़ते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको पहले हम अपना सिंपल ऑब्जर्वेशन सेंस ऑर्गन से समझेंगे और फिर बाद में इसको एज ए थ्योरम एज ए मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की तरफ। तो इसको समझना बहुत सिंपल है। तो थेल्स जैसे किए थे वैसे एक बार प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं। तो इस केस में आपको दो लाइन बनाना है, ठीक है, कैसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। मान लीजिए एक लाइन है और ये एक लाइन है, कहने का मतलब ये एक एंगल हो गया, ठीक है। दो लाइन ऐसे बनाए कि दोनों एक दूसरे पे कुछ एंगल बनाए, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये मान लीजिए हमारे पास ए, ये बी, ये सी, ये एक एंगल है बी ए सी। अब इसमें क्या करना है कि ए बी पे इक्वल पॉइंट पे यानी इक्वल मेजरमेंट लेते हुए कट करने। मान लीजिए ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का। इसको आप नाम दे सकते हैं क्या चीज़, इसको नाम दे दीजिए, चलिए सी तक आ गया, डी ई एफ जी। मतलब ये आप ऐसे करेंगे कि ए डी जो है, ए डी और डी ई और जी ई एफ और जी एफ सब क्या हो जाए इक्वल, यानी ए डी इक्वल टू ई एफ
सॉरी डी ई छूट गया, इक्वल टू डी ई, ए इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू जी एफ। वैसे कर क्यों है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग रिजल्ट इससे डिराइव करने वाले। तो पहला काम आप ये कर लीजिए, ठीक, ये आप कर दिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए आपका ये डी है, इस डी से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए पैरेलल किसके, तो किसी दूसरे लाइन एक और बना लीजिए। मान लीजिए ये एक लाइन बनाए हम इस पर, और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये क्या बन गया, आप इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स बन गए। कितने ट्रायंगल्स हैं, तो दो मेन ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। एक आपको ये, इसका हम नाम दे देते हैं, ये फिर समझे ना आपकी, हम लोग एफ से एक लाइन बनाए हैं जिसको यहाँ जी तक आ गया, एच नाम दीजिए। और जी एच के पैरेलल बनाए हैं किसको, डी से एक लाइन बनाए जो जी एच के पैरेलल है, डी आई नाम दे दीजिए। तो डी आई पैरेलल है इसके। तो आप एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि इस दोनों ट्रायंगल में, कौन कौन ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ए डी आई ये एक ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल ए एफ एच ये ट्रायंगल नहीं भी रहता फिर भी, पर मैं ट्रायंगल से ही जोड़ के बता रहा हूँ क्योंकि हमको वही पढ़ना ही है। तो ए एफ जी यानी ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल में, इस पूरे ट्रायंगल में आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। अगर मुझे लिखना है ए डी बाई ए एफ, ए डी बाई ए एफ लिखना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ए डी है 1 सेंटीमीटर का, तो इसको मैं लिख दूंगा 1, ठीक है। और ए एफ तक कितना सेंटीमीटर है, तो 1 1 1 यानी 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3। क्या मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, हाँ मैं लिख सकता हूँ। उसी तरह से आप देखेंगे कि ये आया है 1/3। अब अगर आप ए आई बाई ए एच निकालेंगे, इफ़ वी मेजर, ये आप मेजर कर सकते हैं प्रैक्टिकली। पहले हम इसको समझते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को, फिर हम लोग प्रूफ भी करेंगे। अगर हम मेजर करेंगे ए ई को और मेजर करेंगे ए सी को, और इस दोनों का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेशियो का ही बात करते हैं, तो उस कंडीशन में ये भी आएगा 1/3, ठीक है। यानी यहाँ पे भी पहला पॉइंट ये 1 सेंटीमीटर पे होगा, और ये पूरा कितने पे होगा 3 सेंटीमीटर पे, यहाँ एक 2 सेंटीमीटर का होगा। यही चीज़ कहना चाहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा किसका फील आया होगा, इंटरसेप्ट थ्योरम का, अगर आपको क्लास 9 का याद है तो जी हाँ उससे भी रिलेटेड है, ठीक। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं, आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा ही करके दिया होगा एक, तो उसमें रेशियो बदल दिया होगा, मैंने आपको सिंपल केस दिखाया हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी आई में, ठीक, ए डी आई में जो कौन है डी आई, ये किसके पैरेलल है, तो ये पैरेलल है जी सी के, ठीक है। और ए डी बाई ए एफ ये किसके इक्वल है, ए आई बाई ए एच के, ठीक। अब ये आप बहुत सारे में चेक कर सकते हैं, और यही थ्योरम जो है, यही थ्योरम क्या कहलाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको डिफाइन कैसे करें, तो चलिए इसको डिफाइन भी हम लोग करते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम थ्योरम 1 के रूप में भी देख सकते हैं। थ्योरम तो आप समझते हैं ना, थ्योरम देखते ही बच्चों को हैवी लगने लगता है। थ्योरम सिंपली एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है जिसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है। तो थ्योरम क्या है, तो यही थ्योरम इसी चीज़ को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का आप इसको डिफिनेशन में बोल सकते हैं, या इसी चीज़ का स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ये बोलता है कि अगर हम एक लाइन बनाए, इफ ए लाइन, नाम तो आप समझ गए ना, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बेसिक मतलब इसी से स्टार्ट ही होता है, सिमिलरिटी और प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, ठीक है, और इस दोनों को इक्वेट करते हैं, तो यही प्रोपोर्शन कहलाता है। रेशियो प्रोपोर्शनल इक्वल आप लोगों को पता होगा, और थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं उस चीज़ का, क्योंकि प्रूफ एग्जिस्ट है इसलिए थ्योरम कहते हैं। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, क्या चीज़, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल दिख रहा है, आप ऐसे ही अगर यहाँ से भी ई से भी ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल, तो यही केस आता है। यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है 2/3। अगर मान लीजिए हम ई से बनाए रहते हैं यहाँ पे एक लाइन, ठीक है, जो कि पैरेलल होता है इसके, इस कंडीशन में ये क्या होता है, ए ई बाई ए एफ, यानी यहाँ पे 1 2/1 2 3, तो 2/3, और इधर भी मेजर करते तो ये 2/3 ही रहता, ठीक। तो उस केस में भी, तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, कैसे, तो पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, पैरेलल किया जाए टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक साइड ट्रायंगल की जो इंटरसेक्ट करे। अब एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो लाइन बनाएंगे तो ऑफकोर्स लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए, तो एक के तो पैरेलल हो गया एक के, तो वो जो लाइन बनाएंगे वो किससे पास करेंगे पड़ेगा, किससे पास करेगा, तो 2 अदर साइड जो है उससे। तो अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट दैट अदर टू, जैसे कि वो इंटरसेक्ट करे किसको, इंटरसेक्ट अदर 2 साइड, दूसरे 2 साइड को, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, उस कंडीशन में, ठीक है, यानी यही चीज़ बोल रहा है कि ये अगर एक लाइन ड्रॉ करे जो कि इसके पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में अलग अलग पॉइंट पे टच किया है, तो उस कंडीशन में जो 2 साइड होंगे, एक के तो पैरेलल हो गया, तो ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तो 2 साइड तो को इंटरसेक्ट कर लिया, ठीक है, और एक साइड के पैरेलल है,
तो वो दोनों साइड को इंटरसेक्ट जो करेगा वो इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा कि दोनों साइड जो डिवाइड होंगे, यहाँ पे जैसे ये ट्रायंगल देखिए, तो ये कौन था, ए एफ को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, ए एफ को इंटरसेक्ट कर दिया डी पे, और ए एच को इंटरसेक्ट कर दिया आई पे। तो इंटरसेक्ट ऐसे करेगा कि इनको डिवाइड कर देगा सेम रेशियो में। तो इंटरसेक्ट एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, उस कंडीशन में द अदर टू, एक के तो पैरेलल हो गया, और अदर टू साइड जो है, दो दूसरे साइड जो है, अदर टू साइड्स वो डिवाइड हो जाएंगे, आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो, ठीक है। और इसको हम लोग एज ए प्रूफ देखेंगे एक ट्रायंगल में। तो मान लीजिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे उम्मीद है आपको याद होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल हम लोग स्टार्टिंग ABC ही ले लेते हैं, ईजी रहता है हम लोग के लिए, XYZ DEF कुछ भी ले सकते हैं। तो ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है। हम क्या करें, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये BC है, इसको अगर थर्ड से लेके चले, जरूरी नहीं है, पर हम लोग इसको बेस लेके चलते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप यहाँ से भी एक लाइन बना सकते हैं जो इसके पैरेलल हो उस कंडीशन में भी, पर हमको फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसको ऐसे करने के लिए हमको इस तरह करके आपको समझाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है जो सिंपली दिख रहा है उसी के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जरूरी नहीं है कि बीच से ही पास करें, वो मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा याद हो रहा है कि ऐसा क्लास 9 में भी एक जगह करते थे, तो जी हाँ करते थे मिड पॉइंट थ्योरम, पर हम मिड पॉइंट थ्योरम का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हम क्या सिंपली एक पैरेलल बना रहे हैं। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का सही था कि अगर एक पॉइंट से बनाते हैं बीच से और दूसरे के पैरेलल हो तो तीसरे के भी मिड पॉइंट पे करता है, और हम मिड पॉइंट का बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये 1/3 है, ठीक है, अगर यहाँ बनाते थे 2/3 हो जाता, तो मिड पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक लाइन बनाया गया डी से, एक लाइन बनाया गया जो कि BC के पैरेलल है, तो ये ऐसे रहा आपका DE, ABC हो गया DE, ये दोनों क्या किया गया, पैरेलल बनाया गया हो, ठीक। तो पैरेलल बनाया गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे काम किसका है, तो इसका, ठीक है। हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है टू प्रूफ करना है क्या चीज़, कि AD यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड AD बाई DB किसके इक्वल है, AE बाई AC, AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, ये हमको अगर दिखाना है। तो इस कंडीशन के लिए हमको थोड़ा सा मदद लेना पड़ेगा किस चीज़ को, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे बीच में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इससे हमको थोड़ा सा मदद मिलेगा। आप धीरे धीरे देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अगेन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बेस और हाइट, ठीक। तो अगर हम चाह रहे हैं कि ADE का एरिया, तो ADE के एरिया के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो हम लोग परपेंडिकुलर बनाते हैं, एक E से परपेंडिकुलर बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक परपेंडिकुलर बनाया, ये रहा 90 डिग्री, यही इसका हाइट बन जाएगा। और एक D से भी परपेंडिकुलर बनाते हैं, क्या एक ही से काम नहीं चल जाएगा, चल जाएगा, पर आप देखिए आसानी होगा उससे। तो D से भी एक परपेंडिकुलर बना देते हैं, ठीक। उस कंडीशन में बेस ये हो जाएगा। तो इसका नाम क्या देता हूँ, इसको आप कुछ नाम दे सकते हैं। E तक चले गए हम, तो चलिए नाम देते हैं F और G, ठीक, FG नाम दे दिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब देखिए अगर हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों एरिया निकाल लेंगे और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो एरिया में बेस और हाइट रहता है, हाइट कट ही जाएगा, देखिए धीरे धीरे समझेंगे। तो एरिया हम लोग निकालना चाहते हैं किसका, ट्रायंगल ADE का, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसा आपको नहीं सिखाया जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे कौन है, तो बेस जो आपको दिख रहा होगा वो तो AD है, क्योंकि हम AD का बात करें, तो इंटू AD इंटू हाइट जो कौन है, अगर हम इसको ले, ठीक है, AD लिए हैं, अगर ये वाला बेस लिए हैं, तो इस कंडीशन में ये EG क्या हो जाएगा, इसका बेस, ठीक, ओके। ADE के एरिया को एक और तरीके से लिखा जा सकता है जब AE बेस हो तो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। एक कंडीशन में क्या कर लिए, तो एक कंडीशन में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इंटू EN लिख दिए, और एक और कंडीशन निकाल सकते हैं जहाँ पे बेस AE हो। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिए हैं, एरिया निकाले हैं व्हेन बेस इज AD, बेस AD है, एंड हाइट किसको माने हैं, एंड हाइट इज यानी परपेंडिकुलर कौन है, GE है, ठीक है। बेस इंटू हाइट का काम रहता है ना। दूसरा केस लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं ADE का ही, लेकिन इस कंडीशन में बेस जो है वो AE को लेते हैं और हाइट जो है DF को लेते हैं। तो AD का इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस किसको लिए AE, इंटू हाइट क्या हो जाएगा इंटू DF। ये कैसा केस है, जब बेस जो है व्हेन बेस इज AE, बेस कौन है AE और हाइट कौन है DF, एंड हाइट इज DF, हाइट कौन है DF, उस कंडीशन में, ठीक। तो ये आ गया ADE के बारे में, ओके, ये तो आ गया। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल जो है हमारा उसके बारे में सोचते हैं। वो दूसरा ट्रायंगल के बारे में भी थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन ट्रायंगल है ऐसा,
ओके, अभी तक हमको रिलेशन किसी किसी चीज़ में आ गया है, ए डी आ गया है, ए ई आ गया है हमारे, ठीक है। एक बार में ए डी ले आए हैं और एक बार में ए ई ले आए हैं, ठीक है। अब हमको कैसे भी जोड़ना किसको है, जोड़ना है इस बी डी को और इस ई सी को, ठीक है। क्योंकि हमको क्या क्या चाहिए, हमको ये प्रूव करना ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। तो एक ट्रायंगल में हमको ए डी आ गया है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक ट्रायंगल में हमको ए ई भी आ गया है जो कि आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब हमको चाहिए कौन कौन, डी बी और ए सी, ठीक है, डी बी और ए सी, ठीक। ओके, ए सी नहीं, हमको चाहिए ई सी ना, सॉरी, यहाँ पे ई सी, ई सी चाहिए, कौन चाहिए, ई सी। हमको डिवाइड करता है सेम में वो पता करना, तो डी बी बाई ए सी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम लोग अब बढ़ेंगे एक ऐसा ट्रायंगल में जिसमें बी डी और ई सी आए। तो बी डी और ई सी बनाने के लिए हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, जो कि आप ऐसे बना सकते हैं या ऐसे कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। तो चलिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसमें हम लोग बी डी के एक बेस हो वैसा ट्रायंगल बना लेते हैं। तो मान लीजिए हम एक कंस्ट्रक्शन करके एक ट्रायंगल बनाए, कौन, बी डी ई। ये कंस्ट्रक्शन सब आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख ही दूंगा, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूंगा। तो एक बी डी ई ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें बी डी बेस हो जाएगा, ठीक है, ये बॉस हो गया। उसी तरह से एक कौन बनाते हैं, एक इधर से भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें क्या हो जाएगा, सी डी ई एक ट्रायंगल हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा है, तो एक बार देख लीजिए, एक बार हमको बी डी को मान के ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एक बार इसी को। आपको अभी भी अजीब लग रहा होगा कि हमको साइड के बीच में रेशियो निकालना है, आप ट्रायंगल के बीच में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहीं से तो आपका खुलासा होगा। क्योंकि इस कंडीशन में देखिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो परपेंडिकुलर होता क्या है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो परपेंडिकुलर लेंथ है 90 डिग्री, हाइट जो है वही। अब ये वाला और ये वाला इस वर्टेक्स से आप कहीं भी बनाए तो परपेंडिकुलर तो एक ही जगह बनेगा, यानी यहाँ है और ये पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर क्या 50 थोड़ा ना बनेगा, परपेंडिकुलर तो एक ही बनेगा ना। तो चाहे आप इस ट्रायंगल को ले या इस पूरे ट्रायंगल को ले या इस छोटे से ट्रायंगल को ले, तो परपेंडिकुलर कौन होने वाला, हाइट, यही होने वाला जो कि है ई जी। तो वही चीज़ रिलेट करेगा वहाँ पे, ई जी जो है यानी ई जो है ई जी वो कट जाएगा, वही चीज़ तो हमारा मेन ट्रिक है, मेन काम है। तो चलिए अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ एक कंस्ट्रक्शन किए, यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन मैं यही लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन किया क्या, कंस्ट्रक्शन मतलब जोड़ना। आपको मैं 9 से भी आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्शन जो है वो हार्ट है ज्योमेट्री का, करना ही पड़ता है। तो ज्वाइन किए हम लोग बी टू ई, बी को ई से, एंड सी टू डी। क्यों ज्वाइन किए, जैसे कि हमको दो ट्रायंगल मिले और दोनों ट्रायंगल में बी डी और ई सी कैसे भी आ जाए, क्योंकि अब अभी तक हमारे पास ए डी और ए ई तो आ गया था, लेकिन बी डी और ई सी जो है वो नहीं आया था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का, जहाँ पे बी डी को बेस लेते हैं और हाइट अपने आप क्या हो जाएगा, ये जी ई। क्यों, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर एक ही रहता है। आप अगर ऐसे चाह रहे हैं कि इस एंगल मैंने यहाँ से बना दे परपेंडिकुलर, तो ऐसा थोड़ी ना है, इस पॉइंट से यहाँ तक का तो एक ही परपेंडिकुलर होगा, एक ही हाइट होगा। अब अपने घर के छत से आप अगर अपने घर के फर्श पे एक परपेंडिकुलर गिनाना चाहते हैं, हाइट गिनाना चाहते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि घर के इस जगह से आपको कुछ और हाइट निकलेगा, इस जगह से कुछ और हाइट निकलेगा, वो तो सेम ही रहने वाला है। तो वही चीज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस जो कि है बी डी इंटू हाइट, हाइट कौन रहेगा, जी ई। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या निकाले, अगर इसको सी डी ई को, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ई सी, बेस लिए हैं, और हाइट इस बार क्या हो जाएगा, हाइट इस बार हो जाएगा ये वाला, ये कौन है, डी एफ। ओके, अब इससे हमारा फायदा क्या है, यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपका यूज होगा 9th का, वो क्या है कि दो फिगर अगर सेम बेस पे हो, खास के दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल के बीच में हो, जैसे डी ई और बी सी के बीच में ये दोनों ट्रायंगल है, कौन कौन, बी डी ई और डी ई सी। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे है, डी ई पे, और सेम पैरेलल के बीच में भी है, तो इस कंडीशन में इस दोनों का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम लोग का जो मेन मकसद है जो कि रेशियो निकालना है, उसको अब रेशियो देखिए कैसे निकालना है, ए डी और डी बी, ए डी इसमें है और डी बी इसमें है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का रेशियो निकालते हैं, इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इस डिवाइड करने से क्या होगा, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जी ई को काट देगा, ई जी को काट देगा, तो बचेगा कौन, ए डी बाई डी बी। तो वही तो हमको चाहिए। तो हम लोग क्या कर लिए, हम लोग के पास 4 इक्वेशन अभी तक बना है, इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो हम लोग पहला काम किए हैं, तो फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन। तो ये क्या हो जाए, फर्स्ट इक्वेशन है 1/2 इंटू ए डी, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई जी, और सेकंड नहीं थर्ड इक्वेशन में 1/2 इंटू बी डी। आपको पता चला कि थर्ड ही क्यों, सेकंड क्यों नहीं, क्योंकि हमको कैसे भी ए डी और बी डी जो है उसको डिलीट करना है, तो वो तभी हो सकता है जब फर्स्ट और थर्ड को किया जाए, क्योंकि सेकंड में तो आपको दिख रहा है कि डी बी है ही नहीं कहीं। तो इस कंडीशन से आप जी ई और ई जी कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आ गया, ये हो गया क्या, ए डी बाई बी डी, ठीक। ये तो समझे। अब इससे तो ये दोनों आया, ये तो वैसे भी लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे। अब रिलेट करते हैं किसको, अब रिलेट करते हैं ए ई और ई सी को, ठीक है। किसको किसको,
ए ई और ई सी को। तो ठीक है, ए ई और ई सी, तो ए ई और ई सी को रिलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो ए ई वाला कौन है, तो ए ई वाला तो हमको थर्ड इक्वेशन में ए ई दिख रहा है, इसी वाला कौन है, इसी वाला हमको फोर्थ इक्वेशन में कर दिख रहा है। तो बस हो गया, सेकंड बाई फोर्थ कर दिए, सेकंड को फोर्थ से डिवाइड कर दिए, जो सेकंड क्या जाएगा 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एफ, ठीक है, और ये क्या है 1/2 इंटू इसी इंटू डी एफ। अब आपको पता चला होगा एरिया क्यों निकाले, जैसे कि ये परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाए और हमको हाइट ही मिले, तो 1/2 कैंसिल हो गया, तो यह क्या बचा ए ई बाई ई सी। पर इससे तो ये दोनों अलग है, ये दोनों इक्वल हो गया, ये तो प्रूफ नहीं हुआ। जी हाँ, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, ये फिफ्थ हुआ, ये सिक्स्थ हुआ। अभी तक हम काम किए हैं, क्या किए हैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये हम लोग एक बार इस ट्रायंगल का यूज किए हैं ए डी ई का, और एक बार इस दोनों ट्रायंगल का, और उससे रेशियो निकाला। अब हमारा काम क्या है, और हमारा काम बस इतना समझना है कि ये बी डी ई और सी डी ई इस दोनों का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि वो सेम बेस यानी डी ई पे है और सेम पैरेलल के बीच में है। तो जहाँ बी डी ई और डी सी का एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो इस कंडीशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब इस दोनों का ही एरिया इक्वल है तो लिख सकते हैं कि बी डी ई का एरिया किसके इक्वल है, डी सी ई के। तो हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई के। अब इसे क्या करने वाले हैं, बस थोड़ा सा बस सब काम बच गया है। वैसे आप अगर ना बुक देखेंगे तो डायरेक्ट लिख देगा, पर चलिए थोड़ा और काम हम लोग कर लेते हैं। तो इसका एरिया क्या था 1/2 इंटू बेस जो कि था बी डी अगर ले, और हाइट कौन था जी ई या ई जी जो लिखे, ये किसके इक्वल है 1/2 इंटू बेस इसका क्या लिए थे ई सी, इंटू हाइट इसका कौन था डी एफ, ठीक है, ये डी एफ। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बी डी बाई ई सी। अब ये फिर से क्या होने, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, अब कुछ होने वाला है नहीं, तो हम लोग इसको रेशियो ही ले लेते हैं, बी डी बाई ए सी, दोनों बेस का रेशियो, क्योंकि हमको वहाँ चाहिए। तो बी डी बाई ई सी ये किसके इक्वल है, ये है जी ई डी एफ बाई जी, है कि नहीं, हाँ ये तो है डी एफ बाई जी ई, ठीक। अब उसी तरह से ये ट्रायंगल का ए डी ई का एरिया, चाहे आप इस बेस के साथ और इस परपेंडिकुलर के साथ निकालो, या इस बेस के साथ इस परपेंडिकुलर के साथ निकालो, दोनों का एरिया क्या होने वाला है, इक्वल ही होगा कि नहीं, हाँ इक्वल तो होगा, ठीक, क्योंकि दोनों तो सेम फिगर है, सेम इंटरनल बाउंड्री है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। यस, अब ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि एक बार एरिया जो निकाले हैं आप यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग बेस एज ए डी, ठीक है, एंड टेकिंग बेस एज एस ई। तो इस कंडीशन में इसका ट्रायंगल का एरिया कितना था 1/2 इंटू ए डी इंटू जी ई, ठीक है, याद है ए डी इंटू जी ई, और ये कितना हुआ है, तो ये हुआ है 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एफ, ठीक। तो 1/2 से 1/2 यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ए डी बाई ए ई अपॉन डी एफ बाई जी ई। अभी तक हमारे पास शायद 6 इक्वेशन तक यहाँ तक चले थे हम लोग, 6, यस 4 5 6। तो इसको अगर मैं 7th इक्वेशन मान लूँ और इसको 8th इक्वेशन, ठीक है, इसको 8th इक्वेशन, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि दोनों में डी एफ बाई जी, दोनों में डी एफ बाई जी है। तो हाँ, तो फ्रॉम 7th एंड 8th इक्वेशन, 7th और 8th इक्वेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों में डी एफ बाई जी है। तो देखिए जैसे ये 2/4 था तो ये भी 2/4 होगा, और जब ये 2/4 है तो ये भी 2/4, क्योंकि दोनों डी एफ बाई जी है, और जहाँ ये 2/4 है तो ये भी 2/4 होगा, क्योंकि इक्वल है। तो इस कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं कि बी डी बाई ई सी जो है वो किसके इक्वल है, वो है ए डी बाई ए ई के, क्योंकि दोनों किसके इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल है डी एफ बाई जे ई। क्या हमको यही प्रूफ करना था, तो नहीं, ये तो प्रूफ नहीं करना था, हमको तो प्रूफ करना था ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई सी, बस हो गया काम ना। तो अब यहाँ से इसको बी डी को अगर हम नीचे ले जाए तो काम बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा एक्सचेंज करता हूँ, ए ई को इधर ले आता हूँ, तो ए ई सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए ई को इधर ले आया, ठीक, जा सकता है ना, ये इधर और ये इधर, ए ई और नीचे में यही ई सी रहने दिया, ये बी डी इधर आ गया, तो ए डी बाई बी डी, ठीक। यही चीज़ क्या प्रूफ करना था, हाँ यही प्रूफ करना था, क्या कि ए डी बाई बी ई यानी सेम रेशियो में डिवाइड होता है, ए डी बाई बी डी ये किसके इक्वल है, ए ई बाई सी, यही था ना, सेम रेशियो में डिवाइड होता है, यही तो हुआ। आप इसको उल्टा है तो सीधा ले लीजिए, ए डी बाई बी डी इसके इक्वल हो गया ए ई बाई ई सी, यही कहलाता है क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगेन मैं बता दूं क्या है, कि अगर एक पॉइंट से एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाया जाए या लाइन सेगमेंट बनाया जाए दो साइड को पास करते हुए, तो उस कंडीशन में वो जो लाइन सेगमेंट है या लाइन है वो दो साइड बचे हुए हैं उसको सेम रेशियो में काटता है। ये अगर 2 है, ये 2/4 है, तो ये भी 2/4 ही होगा, जिसको हम लोग इसमें भी इसको भी करके देखे होंगे। तो फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूं, आपको शायद बड़ा लग सकता है पर बड़ा है नहीं, ठीक है।
मैंने एक भी शॉर्टकट नहीं किया इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा। तो हम लोग पहला क्या किया, एक ट्रायंगल बनाए और इसके हिसाब से एक लाइन ड्रॉ किए जो पैरेलल है किसके, बीसी के। अब उस कंडीशन में हम लोग को इसका रेशियो इक्वल करना था। ओके, कंस्ट्रक्शन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्शन हम लोग किए हैं। एक कंस्ट्रक्शन तो मैंने नीचे लिख दिया। कंस्ट्रक्शन क्या कि जीई बनाया हूँ परपेंडिकुलर टू एडी और DF बनाया हूँ परपेंडिकुलर टू AE। तो ये दोनों करने के बाद हम लोग एक बार AD का एरिया निकाले, ठीक है। दो अलग अलग तरीके से क्यों निकाले आपको अब पता ही चल गया है, दोनों को इक्वल करके और एक रिलेशन निकालने के लिए AD और EF और GE के बीच में, DF और GE के बीच में। उसी तरह से एक बार चूंकि हमको BD चाहिए था, EC चाहिए था, तो BE को मिलाए और DC को मिलाए। जैसे कि ये एक ट्रायंगल बन गया BDE और एक ट्रायंगल बन गया CDE। और उसके बाद हम लोग क्या किए, दोनों का एरिया निकाले। अब चूंकि दोनों का एरिया इक्वल होगा क्योंकि सेम बेस और सेम परपेंडिकुलर के बीच में है, तो हम लोग उसको इक्वल भी किया और उसको इक्वल करने से पहले एक रेशियो भी निकाले, जिसमें एक तरफ हम लोग क्या निकाले थे, एक तरफ AD और BD निकाले थे, एक तरफ AE/EC निकाले थे। ठीक, तो हाँ ठीक, तो ओके। उसके बाद दोनों को इक्वेट करके एक रिलेशन निकाल लिया। आपको लग रहा होगा कि ये रेशियो निकालने का क्या फ़ायदा है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ रेशियो निकाले कुछ नहीं होने वाला, तो आप इसकी भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। पर ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग ये चीज़ प्रूव कर दिया। अब किसी के मन में अगर आ रहा है कि क्या इसका उल्टा भी सही है, ठीक है। उल्टा कहने का मतलब उल्टा कन्वर्स जिसको आप बोलते हैं, कि अगर हम पैरेलल बनाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या वो सेम रेशियो में काटेगा, अवश्य काटेगा, जरूर काटेगा। और इस चीज़ को आप यही इसी से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ पे अगर पैरेलल बनाए थे तो क्या किया था, सेम रेशियो में अपने आप काट दिया था, ठीक है। तो जस्ट कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, ठीक। अब इसी चीज़ को हम लोग एक और इसके रिजल्ट के रूप में देखते हैं। उसको आप थ्योरम के ही रूप में ले सकते हैं, थ्योरम 2। ये सिंपल है इसलिए मैं इसी में कर रहा हूँ, मुझे पता है वीडियो लंबी हो चुकी है, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ इसको। थ्योरम 2 है और इसी से रिलेटेड है। थ्योरम 2 कहता है कि अगर एक लाइन है जो डिवाइड कर रहा है किसी दो साइड को, इसमें सेम रेशियो में, तो लाइन पैरेलल है थर्ड साइड को, ठीक है, यानी इसी का कन्वर्स। तो चलिए थ्योरम 2 देखते हैं। थ्योरम 2 क्या है, अगर एक लाइन है जो डिवाइड करता है, इफ अ लाइन डिवाइड्स, यहाँ क्या बढ़ते हैं, अगर पैरेलल है तो डिवाइड कर देगा सेम रेशियो में। तो अगर यहाँ दिया हुआ है कि एक लाइन अगर डिवाइड कर ही रहा है, ठीक है, डिवाइड्स एनी टू साइड, और इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे, जो आपको उम्मीद है आपको आता होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कोई चीज़ मानते हैं, लेकिन ऐसा चीज़ मानते हैं जो होता नहीं रहता है रियली में। जैसे आपको याद हो, आप क्लास 9 में फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़े कि √2 होता था इरेशनल, पर पहले ही हम लोग मानते थे ये √2 इरेशनली रेशनल है और इसको P/Q का फॉर्म दे देते थे, और बाद में यही चीज़ गलती होता था। तो वही जो है वही प्रूफ का तरीका कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड ऑफ प्रूफ कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे एक थ्योरम क्या है कि अगर एक लाइन है जो डिवाइड कर रहा है एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में लाइन जो है जो डिवाइड किया है, देन द लाइन जो डिवाइड किया है वो पैरेलल होगा, दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। लाइन पैरेलल होगा किसके, थर्ड साइड। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, और किससे, बाय कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से, थर्ड साइड। चलिए इसका पहले हम फिगर बनाते हैं। तो चलिए मान लीजिए एक फिगर है, ABC ही मैं मानूंगा। तो ABC एक हमारे पास ट्रायंगल है और यहाँ पे एक DE है जो कि क्या बनाया गया है, DE इस तरह का लाइन है कि ये AD/BD इक्वल है किसके, AE/AC के। ये हमको पहले से ही गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमको प्रूफ करना है कि ये ऐसा है। तो हम लोग मानेंगे क्या, तो हम लोग पहले ही मान लेंगे कि हमको प्रूफ करना है कि ना कि DE इज पैरेलल। तो प्रूफ करना हम लोग यही मानेंगे कि ये पैरेलल नहीं है। तो प्रूफ DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। पहले क्या दिया हुआ था, पहले दिया हुआ था DE पैरेलल है BC के, प्रूफ कीजिए कि AD और BD इक्वल, AD और BD और AE और EC इक्वल है। अब क्या दिया हुआ कि अब पहले ही दिया हुआ कि AD और BD और AE और EC दोनों का रेशियो इक्वल है। अब प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल है। तो हम लोग मान लेंगे, जैसे हम लोग आदत है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में। तो लेट अस सपोज कर लेते हैं हम लोग क्या चीज़, कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE नहीं पैरेलल है किसके, BC के। तो इस कंडीशन में अगर DE पैरेलल नहीं BC के, तो किसी कोई और लाइन होगा जो पैरेलल होगा, ठीक है। चाहे हो सकता है वो एक ऐसा लाइन हो या हो सकता है ऐसा लाइन हो। जब एक लाइन बना हुआ है तो उसके जैसा एक पैरेलल तो होगा ना, इसको अगर इंटरसेक्ट करने वाला है, तो इसका आप ये नहीं बोल सकते कि इस लाइन के जैसा कोई पैरेलल होगा ही नहीं, इस लाइन के होगा, वो ऐसा हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है। मतलब किसी एक लाइन का उसका अपना पैरेलल लाइन भी तो आता है, जी हाँ, भले यूनिक रहता है, पढ़ाता तो है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला एक लाइन है, आप ऊपर ही बना सकते हैं नीचे भी। ये एक लाइन है, मान लीजिए E' या F वो है। तो लेट अस सपोज, हम सपोज किया कि है, सपोज दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, देन कौन है, तो मान लीजिए DE' इज पैरेलल, DE' पैरेलल है किसके, पैरेलल टू
बी सी। उस कंडीशन में जब ये पैरेलल है तो पैरेलल है, तो उस कंडीशन हम लोग थ्योरम जानते हैं, पैरेलल रहता है तो उसके जो साइड है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ए डी अपॉन बी डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई डैश बट अपॉन ई डैश, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ये कहाँ से आया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी से हम लिखेंगे क्या, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो ओके ये आया। अब इसमें हम लोग को, अब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक बार हमको दिया है कि ए डी बाई बी डी इक्वल है ए ई बाई ई सी के, और एक बार दिया हुआ है क्या कि ए ई बाई ए ई डैश बाई ई डैश ई सी इक्वल है ए डी बाई बी डी के। तो इससे तो एक थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहला और थ्योरम, पहला दिया हुआ है जो, और दूसरा जो भी हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लिखे हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास एक चीज़ आ जाएगा क्या कि ए ई, वहाँ से मैं लिख रहा हूँ ए ई बाई ई सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा ए ई डैश अपॉन ए ई डैश अपॉन सी ई डैश। ठीक, समझ रहे ना आप क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है किसके, दोनों इक्वल है बी डी बाई ए डी बाई बी डी के, तो दोनों में से सही कौन है। ठीक है, तो दोनों में सही करने के लिए हम लोग एक छोटा सा तरीका लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दोनों में 1 जोड़ देते हैं दोनों साइड, इससे क्या होगा। ठीक है, तो वैसे तो आप समझ सकते हैं कि ए ई जो है ए ई डैश के इक्वल होना पड़ेगा और इसी डैश के इक्वल होना पड़ेगा, मतलब ई और ई डैश रियली में सेम पॉइंट है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं, पर हम लोग इसको दिखाएंगे मैथमेटिकली, तो इसलिए दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं। 1 जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा अभी देख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे। एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों साइड में जब 1 जोड़ा जाएगा तो हमारे पास है कौन, तो ए ई, इक्वेशन था हमारे पास ए ई बाई ई सी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन सी ई डैश। तो दोनों तरफ 1 जोड़े हैं, तो ए ई इसमें मैं वही ले लेता हूँ +1 +1। तो अब देखिए इस कंडीशन में +1 करने से अब हम फ्रैक्शनल एडिशन कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ, तो इसी हो जाएगा एलसीएम, तो इस कंडीशन में ई सी बाई 1, तो ये तो हो जाएगा ए ई ही, प्लस यहाँ पे नीचे में 1 है तो 1 इंटू ई सी, और ई सी इंटू 1 तो ये हो जाएगा ई सी, इक्वल टू ए ई डैश, यहाँ एलसीएम लिए हैं सी ई डैश, तो ये भी हो जाएगा क्या, प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू सी ई डैश, और फिर 1 इंटू सी ई डैश, तो ये हो जाएगा सी ई डैश। थोड़ा ध्यान से देखिए फिगर, ए ई प्लस ई सी क्या है, तो क्या है ए ई प्लस ई सी। तो देखिए अगर इस फिगर में ए ई प्लस ई सी, तो ए ई प्लस ई सी कौन बन रहा है, ए सी, और उसी तरह से ए ई डैश और ई डैश सी दोनों क्या बन रहा है, ए सी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए ई प्लस ई सी, इसको भी मैं लिख सकता हूँ ए सी, और इसको भी लिख सकता हूँ ए सी, और नीचे में क्या है सी ई डैश, और यहाँ है ई सी डैश। यहाँ से आप आराम से देख सकते ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जब कैंसिल हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सी ई डैश किसके इक्वल हो जाएगा, सी ई के। अब ये तो तभी हो सकता है सी ई डैश सी ई के इक्वल तभी हो सकता है, ये आप अगर याद हो अपने फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ई डैश और यहाँ पे है हमारा ई, ये दोनों इक्वल कब हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा कौन है, ये ए, ये हमारा सी, तो सी ई डैश यानी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कब इक्वल होगा, जब ये दोनों ई डैश और ई एक ही जगह हो। ठीक है, तभी ना हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, दोनों इक्वल होंगे। नहीं तो थोड़ा ना थोड़ा ज़्यादा ही हो ही जाएगा, अगर आप बोलेंगे नहीं ये दोनों एक जगह नहीं है, तो 0.2 0.02 थोड़ा हमारा बढ़ ही जाएगा, और जहाँ कोई बढ़ जाता है तो वो दोनों इक्वल हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अगर इक्वल है मतलब दोनों एक जगह है, जैसे कि लाइन सेगमेंट का लेंथ 4 हो तो 4 हो, 5 हो तो 5 हो, या चाहे ई डैश के जगह हो चाहे ई डैश ई के जगह हो, लेकिन दोनों एक ही जगह है। ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल व्हेन ई डैश कॉन्साइड, ई डैश कॉन्साइड करेगा मतलब उसी के जगह पे रहेगा, कॉन्साइड मतलब पूरी तरह से ढक देना, कॉन्साइड ई, या उल्टा भी लिख सकते हैं कि ई कॉन्साइड ई डैश। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं कि हेंस, ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बी ई जो है, डी ई जो है वही पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, क्योंकि डी ई कौन है, डी ई डैश है। ठीक है, और डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, दोनों पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि ई और ई डैश दोनों अलग अलग पॉइंट है ही नहीं, दोनों एक ही जगह है, दोनों एक ही जगह है। ठीक है, वो तो दिखाने के लिए आपको अलग कर दिया गया था, लेकिन ये पॉसिबल है, अगर ये दोनों पॉसिबल है कब, जब दोनों क्या हो, एक ही पॉइंट पे हो, यानी दोनों सेम हो, तभी ये दोनों लाइन सेगमेंट का लेंथ इक्वल हो सकता है। और यही चीज़ क्या कहलाता है, इसका कन्वर्स। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है कि अगर एक लाइन या लाइन सेगमेंट बनाया जाए दो साइड के थ्रू, ट्रायंगल के दो साइड के थ्रू, जो कि थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो वो जो लाइन सेगमेंट बनाया है वो उस ट्रायंगल के साइड्स को सेम रेशियो में काटेगा। इसका कन्वर्स कहता है कि अगर पैरेलल बनाया गया है, सॉरी, अगर रेशियो सेम रेशियो में काटा है तो पैरेलल होगा। ठीक है, ट्रायंगल की। अब इसके मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो शायद 6.26 में अगर है तो 6.2 में बहुत सारे क्वेश्चन है, सिंपल भी है, जिसमें आपको सिंपल सा यूज हो जाएगा कंसेप्ट, आपको इस तरह से दे देगा, ये और ये दे देगा, ये भी दे देगा, ये नहीं देगा, तो आप सिंपल इसका बाय इसका, इसका बाय इसका करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ,
ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। चलिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ बना हुआ डी ई, यहाँ ये है ए बी सी, यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे 1.5 है ये यानी डी ए, ये क्या है 3 है, ये है आपका 1, ठीक है। ठीक, ये तो है। अब क्या करें, अब सिंपल सा कंसेप्ट लगेगा, वो क्या है कि जब दिया हुआ है यहाँ पे ये चीज़ ऐसा नहीं सोचे कि नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो उस कंडीशन आप लिख देंगे बाई बी पी टी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए डी बाई डी बी, ए डी बाई बी डी ये किसके इक्वल है, ए ई बाई ई सी के, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ अभी कर ही चुके हैं एरिया की मदद से। ए डी कितना है 1.5, बी डी कितना है 3, ये कितना है 1, ए ई ये कितना है यही तो पता नहीं है, तो चलिए इसे रहने दीजिए। अब यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, इसको अगर हम करके यहाँ रख दें, ठीक है, तो 15 टू जा 30, ठीक है, 15 टू जा 30, इसी कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो इसी इंटू 1 इक्वल टू 2, तो इसी हो गया 2 सेंटीमीटर, तो आराम से निकल गया। इस तरह के और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपका, ये अच्छा एग्जाम्पल है, मैं इसको बना के नहीं आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस कंडीशन बोला हुआ कि यहाँ पे पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर, और एस टी जो है एस टी ये नहीं दिया हुआ है कि एस टी पैरेलल है, पर आपको हिंट दे दिया है, आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का इन्वर्स लगाना। आपको बोल रहा है कि पी एस बाई एस क्यू यानी ये बाई ये, बी एस बाई एस क्यू ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है पी टी बाई टी आर, ठीक है, मतलब यही ना। तो हम लोग बोल सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि एस टी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। जब एस टी पैरेलल है क्यू आर के उस कंडीशन में ये दोनों पैरेलल। अब है क्या, अब एक हिंट दिया हुआ कि पी एस टी यानी ये वाला एंगल इक्वल है किसके, पी आर क्यू के, यानी ये वाला एंगल के, यानी ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब चूंकि ये पैरेलल है तो इस कंडीशन में ये भी इक्वल होगा इसके, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल हो गया जिसका दो एंगल इक्वल है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यही आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल पी क्यू आर आइसोसेलेस है। तो इसकी मदद से आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर से समझा दूं, पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें आपको इनडायरेक्टली बोला हुआ है कि एस टी पैरेलल है क्यू आर के। वो इनडायरेक्टली क्या है, तो ये दे दिया है कि सेम रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, और सेम रेशियो में कब डिवाइड होता है, जब पैरेलल होता हो। अब जब पैरेलल होता है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा किस मदद से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। और बोला हुआ है पहले ही क्वेश्चन में कि ये वाला एंगल इसके भी इक्वल है, तो जब ये अगर मान लीजिए 60 है, ये भी 60 है, तो इसके ये वाला जो है ये भी 60 हो जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। जरूरी नहीं 60 हो 70 भी हो, तो उस कंडीशन ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा ना। थर्ड एंगल कुछ हो, आपको उससे मतलब नहीं, आपको आइसोसेलेस प्रूफ करना है तो आप आइसोसेलेस प्रूफ करके दिखा दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोनों हो गया। अब हम बोल सकते हैं यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज इट्स टू एंगल्स आर इक्वल। यही करके आप दिखाना था, और जहाँ एंगल इक्वल होता है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन लिए, सिमिलरिटी से मीनिंग समझे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखे। इसके मदद से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। ये पहला एक कदम था सिमिलरिटी में। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का उसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।